नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश से संबंधित ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से एक न एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट निवासी था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थानेश्वर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, नागानंद का रचनाकार कौन था। ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या भास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। दोस्तों, नागानंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक हैं। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन है कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व वल्लभी में, वल्लभी व प्रयाग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्नौज व प्रयाग में। दोस्तों, हर्षवर्धन ने लगभग 643 ईसा पूर्व में कन्नौज तथा प्रयाग में दो विशाल सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। ऑप्शन है बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। दोस्तों, पुष्यभूति वंशीय शासक हर्षवर्धन महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक उच्च प्रतिभा के धनी नाटककार भी थे। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है। पहला है नागानंद, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन। दोस्तों, प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को हराया और पड़ोसी राज्यों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सी यू की रचना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सी यू की रचना। दोस्तों, वेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार का भ्रमण करने के बाद सी यू की पुस्तक लिखी। सी यू की का अर्थ है पश्चिम देशों का रिकॉर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। ऑप्शन है वातापी या बादामी, कल्याणी, वेंगी या तंजौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वातापी या बादामी। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन प्रथम का पौत्र तथा चालुक्य वंश का चौथा राजा था जिसने 609 से 642 ईस्वी तक राज्य किया। वह महाराजाधिराज हर्षवर्धन का समसामयिक तथा प्रतिद्वंदी था। उसने 620 ईस्वी में दक्षिण पर हर्ष का आक्रमण विफल कर दिया। प्रसिद्ध वातापी के चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन है फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेनसांग। दोस्तों, वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने 614 से 630 ईस्वी के बीच भारत यात्रा की। उसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा। ऑप्शन है 12, 13, 15 या 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15। दोस्तों, वेनसांग ने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्मों का अध्ययन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। ऑप्शन है कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग या उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्नौज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन ने लगभग 644 ईसा पूर्व में इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने या विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की हार थी। उसने हर्ष की दक्षिण विजय की महत्वाकांक्षा पर रोक लगा दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। दोस्तों नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि या मयूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालिदास। दोस्तों कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग या इत्सिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेनसांग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? ऑप्शन है खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, समय मापने में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए। दोस्तों वेनसांग ने घटी यंत्र का उल्लेख किया है। इसे तुला यंत्र भी कहा जाता था। घटी यंत्र का प्रयोग खेत की जुताई के लिए किया जाता था, खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था? ऑप्शन है जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जलाशय की भूमि। दोस्तों एरी पत्ती जलाशय की भूमि थी, अर्थात व्यक्तियों द्वारा दान की गई भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी? ऑप्शन है 1/10 से 1/6, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6 या 1/3 से 1/4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/6 से 1/10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नौज। दोस्तों मौखरी वंश के सामंत ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने 510 ईस्वी में शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ईरानी मूल का था? ऑप्शन है मौखरी, मैत्रक, पुष्यभूति या गौड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैत्रक। दोस्तों मैत्रक मूल रूप से ईरानी थे और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में शासन करते थे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।